महंगाई ने निकाला आम आदमी का दिवाला, तो सवाल उठा कि कैसे मनाई दिवाली। जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, पूरी ज़रूर देखिए। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आज 31 दिसंबर 2024 हम सब के लिए बहुत ख़ास है। आज दीपावली है, रोशनी का त्यौहार है। मेरी तरफ से, क्राइम एक्सपोजर परिवार की तरफ से, मेरे तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को, तमाम देशवासियों को सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैंने आपको दी हैं। इसी तरह से आज पूरे देश में एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का सिलसिला चल रहा है, सुबह से चल रहा है। शुभकामनाएं देना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये जो शुभकामनाएं दी जा रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई खलिश, कोई कसक आपको नज़र नहीं आती। दिवाली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दीपावली के अवसर पर पूरा देश रोशनी से जगमगाता है। इसका इतिहास आप सबको मालूम है कि जब भगवान राम विजय प्राप्त करने के बाद में, यानी रावण को हरा के सीता मैया, लक्ष्मण सबको साथ लेके जब वापस अयोध्या लौटे, तो वहाँ पे चिरागा किया गया, रोशनी की गई। उसी उपलक्ष्य में जो वहाँ पे रोशनी फैलाई गई थी, उसी को ही दीपावली का नाम दिया गया। और दीपावली हमारे देश के बड़े त्योहारों में एक त्यौहार है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक इसको इसी तरह मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, बढ़ती महंगाई के कारण आज हर त्यौहार की चमक ख़त्म हो गई है। उसी तरह दीपावली की भी चमक फीकी पड़ गई। इस महंगाई के कारण लोग इतने परेशान हैं कि उनको पेट भर खाने को नहीं मिल रहा है। जब पेट भर खाने को नहीं मिला है तो त्योहारों का आनंद कैसे लें। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों के जीवन को नरक बना दिया है। बढ़ती देश की आबादी, बेरोजगारी और सरकार की गलत नीतियों ने रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए। नौकरियों का स्थान संविदा नाम की दीमक चाट चुकी है। अब नौकरियों की जगह पे संविदा आ गई है, और ये संविदा नाम की दीमक जो है नौकरियों को ख़त्म कर चुकी है। और आपको ये बता दूं कि इस संविदा में जो लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने सरकार को एक ऐसा मौका दिया है कि अब सरकार चाहते हुए भी रिक्त पदों की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर सरकारी नौकरी देते हैं तो फिर वही होता है कि लंबी सरकार की पाबंदी, उसके बाद में फिर पेंशन। तो सरकार भी समझ चुकी है कि जब संविदा में लोग करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों न परमानेंट नौकरी देके मुसीबत मोल ली जाए। इसलिए मैंने कहा है दोस्तों कि संविदा नाम की दीमक जो है ये नौकरियों को चाट चुकी है। उनके अरमान ख़त्म हो गए हैं, हमारे युवाओं की जवानी ख़त्म हो गई है, हमारे युवाओं के हौसले ख़त्म हो गए हैं। संविदा नाम की इस दीमक ने उनके हौसले, उनकी जवानी, उनके अरमान चाट लिए हैं। और इस संविदा नाम की इस दीमक के कारण ही हमारे देश का जो है नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। परमानेंट नौकरी मिल नहीं रही है। जो नौकरी कम से कम नहीं तो मिनिमम 40-50 हज़ार रुपये मिला करती थी, वो संविदा पे 10-12 हज़ार रुपये में लोग करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद में अगर उनको कोई मूवमेंट होती है, या इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं, या जब चाहे सरकार उनको निकाल देती है, या इन नीतियों के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, या अपनी पे सैलरी बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनको तुरंत निकाल दिया जाता है और उनकी जगहों पे दूसरे लोग काम करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। यानी संविदा का फंदा जो है अपने गले में डाले हुए हर तरह की मुसीबतें, परेशानियाँ झेलते हुए काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर से और एक तमाशा है, संविदा के ऊपर आ गई है निविदा, और निविदा के ऊपर आउटसोर्सिंग। यानी उससे भी एक घटिया दर्जे की स्थिति है निविदा की, और उससे भी घटिया है आउटसोर्सिंग, जो ठेकेदार के अधीन काम करते हैं। जहाँ पे सैलरी तो वहाँ से आती है कि 15,000 रुपये की सपोज़ किसी एम्प्लॉय की, और उसको मिलते हैं 9,000 रुपये। यानी शोषण और गरीब आदमी का शोषण। जो आदमी अपना खून पसीना बहाकर 8 घंटे या 10 घंटे काम कर रहा है, उसके नाम पर जो सैलरी आती है 12 या 15 हज़ार रुपये की, तो ठेकेदार काट के उसको सिर्फ 8 या 9 हज़ार रुपये दे रहा है, बाकी सब उसके पेट में जा रहे हैं। और ये सब खुलेआम हो रहा है, इसकी इजाज़त दे रखी है। इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र ये कहानी तैयार की है, ये आर्टिकल तैयार किया है, ये स्टोरी तैयार की है, ताकि आप वैसे जानते हैं इस हकीकत को जो मैं बयां कर रहा हूं, ये हकीकत आपको मालूम है। जिस तरह सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों का शोषण हो रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है, आम आदमी की थाली से
उसकी सब्ज़ी तक, दाल तक गायब हो गई है। आज आपको मालूम ही है, आप लोग जानते हैं कि सब्ज़ियाँ कितनी महंगी हो चुकी हैं। गरीब आदमी सब्ज़ी तक भी नहीं बना सकता है। दाल कितनी महंगी हो गई है, दाल तक नहीं खा सकता है। वो तो छोड़ दीजिए मटन और चिकन की बात, वो तो उसकी पहुँच से बहुत पहले बाहर हो चुका है। लेकिन फिर भी गरीब आदमी को जीने के लिए कुछ तो चाहिए। इस महंगाई के दौर के अंदर में वो कैसे जिएगा, कैसे सर्वाइव करेगा और कैसे त्योहारों को मनाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिवाली तो आई है, लेकिन महंगाई ने जो दिवाला निकाला है, तो एक आम आदमी दिवाली कैसे मनाए। दिवाली की रोशनी और दिवाली की रौनक सबको अच्छी लगती है, लेकिन इस महंगाई के दौर में, बेरोज़गारी के दौर में एक आम आदमी दिवाली कैसे मनाए। सवाल यही है। 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हम चंद मुट्ठी भर उन बड़े लोगों को छोड़ दें जिनके पास अपार पैसा है, अपार धन संपत्ति है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। उनकी तो रोज़ दिवाली है, रोज़ उनके लिए होली है, रोज़ ईद है उनके लिए। इसके अलावा हम उन लोगों को भी छोड़ दें जो सरकार का एक पार्ट है, जो सरकार की नौकरियों का एक हिस्सा है, जिनके पास में अच्छी नौकरियां हैं, उनके पास भी कोई धन दौलत की कमी नहीं है, वो भी दिवाली मना सकते हैं। लेकिन सब मिलाने के बाद में वो सब कितने लोग हैं? सिर्फ 150 करोड़ की आबादी में वो चंद करोड़ हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ होंगे, लेकिन उसके बाद में जो वो तबका है, जो एक मीडियम क्लास तबका है, लोअर मीडियम क्लास तबका है, वो करोड़ों में है, अरबों में है। 150 करोड़ की आबादी में बड़ा हिस्सा उनका है। सवाल उनका है। नीति आयोग को चाहिए कि जो नीतियां बनाए देश के लिए, वो उनको सामने रख के बनाए। लेकिन होता क्या है, नीति बनाई जाती है सरकारी नौकरों को सामने रखने के बाद में। जो नीतियां जो लागू होती हैं कि उन्होंने कहा कि हमने तो सैलरी बढ़ा दी, हमने सपोज एक प्यून की सैलरी बढ़ाने के बाद में हमने 40,000 कर दी, जो 20,000 पता था उसकी 40,000 कर दी। उसी के हिसाब से महंगाई दर अगर बढ़ गई तो कौन सा पाप हो गया है, कौन सा गुनाह हो गया। सवाल ये नहीं है कि हर आदमी 40,000 रुपये महीना कमा रहा है। अगर एक आदमी, एक मजदूर की इनकम आज की डेट में 500 रुपये अगर रोज़ है, यानी 15,000 रुपये महीना, वो भी उसको लगातार काम नहीं मिलता है, तो वो क्या उसमें सर्वाइव करेगा? किस तरह से अपने बच्चों की फ़ीस जमा करेगा? किस तरह से बीमारियों से जूझेगा? किस तरह से दवा लेकर आएगा अपने परिवार के लिए? और किस तरह से उनके पेट में खाना देगा? ये सवाल है। इस वक्त आम जनता में बड़ी बेचैनी है। एक जेल में बैठा हुआ गुंडा राजनेताओं को मरवा देता है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या करा देता है, सलमान के घर के ऊपर गोलियां चलवाता है, उसके बाद फिर लगातार धमकियां दे रहा है। कभी वो सलमान को मारने की धमकियां देता है, कभी 6 बार के सांसद पप्पू यादव को मारने की धमकी देता है। उनको साफ साफ कहता है कि हमने तुम्हारी यहाँ की सब रेकी कर ली है, हमें सब मालूम हो गया है कि तुम्हारे कौन से ऑफिस कहाँ पर हैं, कौन सा घर कहाँ पर है, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, किस वक्त सो के उठते हो, किस वक्त बैठते हो, जागते हो, सोते हो। इसलिए हमारे बीच में मत आओ। अगर हमारे बीच में आए तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। यानी एक माफिया इस प्रकार की धमकी दे रहा है, तो ज़रा सोचिए कि वो जिस जेल में बैठा है, जिस राज्य की जेल में बैठा है, उस राज्य की सरकार का इकबाल क्या है। केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि केंद्र सरकार का इकबाल क्या है, लेकिन राज्य सरकार से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे कि आपकी जेल में, गुजरात जेल में एक माफिया बैठकर धमकियां दे रहा है, हत्याएं करा रहा है, और आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जब लोगों को ये सब चिंताएं हों वहाँ पर, और इसके अलावा और भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि उसी गुजरात में 5 साल तक एक फ़र्ज़ी अदालत चलती रही। पुलिस क्या कर रही थी, क्षेत्र के लोग वहाँ पे, अन्य जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे, उनको ये पता ही नहीं चला कि फ़र्ज़ी अदालत चल रही है वहाँ पर। गाज़ियाबाद में वकीलों ने जज से बदतमीज़ी करी, या जज ने उनके साथ में पहले बदतमीज़ी, बहरहाल जज तो ऑनरेबल है, लेकिन उसके साथ में इस प्रकार की बदतमीज़ी करना हिंदुस्तान में हमारे कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। यानी देखिए, हद हो गई है। फ़र्ज़ी अदालत चल रही है, एक फ़र्ज़ी जज बैठा हुआ है, और गाज़ियाबाद में जज से कहा जा रहा है डाइस से नीचे उतरो। जिस देश के अंदर सर्वोपरि अदालत होती है, वहाँ सब कुछ माना जाता है, वहाँ पर वकील इस प्रकार की हरकतें करें या कोई भी इस प्रकार की हरकत करे, क्या मैसेज जाएगा कि उस देश का संविधान, उस देश का कानून, उसका इकबाल क्या रह गया है। ये तमाम बेचैनियाँ हैं आम आदमियों के अंदर। जब ये बेचैनियाँ जब तक रहेंगी तो उसका कोई भी त्यौहार मनाने को दिल नहीं चाहेगा, और वो त्यौहार जो उसके आएंगे मनाएगा ज़रूर, लेकिन वो दिल से खुशियों के साथ में नहीं मनाएगा, बल्कि एक आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल हंसी के साथ में, या ये कहिए कि आर्टिफिशियल अपने आप को प्रेजेंटेशन करके उस टाइप से मनाएगा। ये सब चीज़ें दूर होना चाहिए। हमारा देश हिंदुस्तान, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर है, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ की संस्कृति है,
दुनिया में नाम है। प्रधानमंत्री के अनुसार हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। क्या हम विश्व गुरु बनने के बाद में लोगों को यही संदेश देंगे जो आजकल हो रहा है हमारे यहाँ पे, कि जेल में बैठ के माफिया की हत्या करा देता हैगा, जज पर फर्जी अदालतें चलती हैं, जज के साथ में बदतमीजियाँ होती हैं? सोचने की बात है, सवाल है। इसके अलावा आजकल जो हमारे देश में जो माहौल बन रहा है, ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि जो नफ़रत की लपटों की रोशनी उठ रही है, वो दिवाली की इस रोशनी को धीरे धीरे धीमा कर रही है। इसलिए हमें उस तरफ भी ध्यान देना है जो हमारी, हम किसी तरह से भी हैं, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हर तरह से अपना जीवन गुजार सकते हैं, हर चीज़ से मुकाबला कर सकते हैं, हर तरह की विपदाओं से आपदाओं से निपट सकते हैं। लेकिन जो हमारी आपसी नफ़रतें अगर बढ़ गई या बढ़ रही हैं तो उनसे निपटना मुश्किल हो जाएगा, समाज टूट जाएगा, देश टूट जाएगा, बिरादरी टूट जाएंगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत की जो लपटों की जो रोशनी उठ रही है, उसकी रोशनी को हमें दबाना है और अपने दिवाली के दियों को हर घर में हमें रोशन करना है। नमस्कार, मैं आरिफ खान। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक